क्या आज का श्रीलंका ही रावण की लंका है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ये दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां इतिहास, भूगोल और विज्ञान आपस में टकराएंगे। विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच तीन मेन थ्योरीज हैं। थ्योरी ए, आज का आधुनिक श्रीलंका। थ्योरी बी, भारत के अंदर ही मौजूद कोई गुप्त स्थान। और थ्योरी सी, एक प्रतीकात्मक या पौराणिक चित्र। तो आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि महाभारत के श्लोकों, वाल्मीकि रामायण की खगोलीय गणनाओं, डीप सी एक्सप्लोरेशन के तथ्यों से इस रहस्य का पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आधुनिक श्रीलंका का भ्रम। चलिए सबसे पहले लोकप्रिय थ्योरी ए की बात करते हैं। आज का श्रीलंका जिसे हम जानते हैं, उसका इतिहास थोड़ा पेचीदा है। 1972 से पहले इसका नाम सेलोन था और उससे भी पहले इसे सिंघल द्वीप कहा जाता था। लेकिन क्या पुराणों में सिंघल और लंका को एक ही बताया गया है? तो जवाब है नहीं। शास्त्रों के कुछ चौंकाने वाले प्रमाण हैं, जैसे महाभारत सभा पर्व। जब पांडुपुत्र सहदेव दक्षिण विजय पर निकले तो उन्होंने ताम्रद्वीप और रामक पर्वत को जीता। इसके बाद उन्होंने लंका के राजा विभीषण के पास दूत भेजा। यहाँ सिंघल और लंका का उल्लेख अलग अलग राज्यों के रूप में है। महाभारत वन पर्व, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सिंघल, बर्बर और लंका के राजा भोजन परोसने आए थे। मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् भागवत, इन ग्रंथों में भी सिंघल और लंका को दो अलग भौगोलिक इकाइयां माना गया है। सुग्रीव ने जब माता सीता की खोज में वानर सेना भेजी, तब भी उन्होंने जो भौगोलिक दिशाएं दी वो आज के श्रीलंका से मेल नहीं खाती। विभिन्न पुराणों में लंका और सिंघल का पृथक उल्लेख मिलता है। दशरथ जी के काल में सिंघल का राजा चंद्रसेन था, रावण नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के कथानुसार लंका प्रवेश के लिए ताम्रपर्णी नदी को पार करके महेंद्रगिरी के दक्षिण में चलना पड़ता था। सिलोन को अगर लंका माने तो वहां पहुंचने के लिए ताम्रपर्णी नदी नहीं पार करनी पड़ती है। अब बात करते हैं दूरी की गणित की। वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम सेतु 100 योजन लंबा था। एक योजन को अगर 8 से 12 किलोमीटर भी माने तो दूरी 800 से 1200 किलोमीटर बैठती है, जबकि भारत से श्रीलंका की दूरी मात्र 40 से 50 किलोमीटर है। अब सवाल है कि अगर लंका इतनी पास थी तो हनुमान जी को 100 योजन की छलांग लगाने की क्या जरूरत थी? और रामायण के अनुसार लंका की लंबाई खुद 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर थी, जबकि आज का श्रीलंका सिर्फ 432 किलोमीटर लंबा है। एक और बात जो मेरे मन में आती है कि किसने तय किया कि एक योजन 8 से 12 किलोमीटर है? हो सकता है रामायण काल में एक योजन का कुछ और मतलब हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र से घिरी नगरी कहा गया है, लेकिन प्राचीन संस्कृत में समुद्र का मतलब सिर्फ महासागर नहीं, बल्कि कोई भी विशाल जलराशि, जैसे बड़ी झील, नदी का विस्तार या दलदल भी होता था। और हमारी थ्योरी बी भी यही कहती है। लंका शायद भारत के अंदर ही किसी बड़े जल क्षेत्र के पार थी। कुछ रिसर्चर नर्मदा पंचमणि बेल्ट की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ गोदावरी डेल्टा की ओर। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। अगर लंका नर्मदा के पास थी तो श्री राम रामेश्वरम, जो बिल्कुल दक्षिण में है, क्यों गए? क्या वे 1000 किलोमीटर उल्टा चलकर वापस आए? ये तर्क ऐतिहासिक रूप से कमजोर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है राम सेतु का सच। विज्ञान कहता है कि राम सेतु के पत्थर नेचुरल लाइमस्टोन शोल्स हैं। रामायण काल में समुद्र का जल स्तर आज से बहुत कम था। 15वीं शताब्दी तक लोग इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जा सकते थे। तो क्या असली लंका इस पुल के बहुत आगे समुद्र में कहीं और थी? अब बात करते हैं उस संभावना की जो आपको चौंका देगी। पृथ्वी की ज्योग्राफी हमेशा ऐसी नहीं थी जैसी आज है। करोड़ों साल पहले सब एक था, जिसे पेंजुआ कहा जाता था। टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से महाद्वीप अलग हुए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लंका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर थी। आज का श्रीलंका इक्वेटर पर नहीं आता। इसका मतलब असली लंका और दक्षिण की तरफ थी।
कुछ विद्वानों के नए नए मत हैं, जैसे असली लंका शायद मालद्वीप के आसपास समुद्र में डूबी हुई है। हनुमान जी की 100 योजन की छलांग उसी विशाल राक्षस द्वीप के लिए थी। संभव है कि युद्ध के बाद विभीषण ने उस विशाल सेतु को नष्ट कर दिया हो और बाद में एक छोटा पुल बनाया गया हो। लेकिन फिर सवाल आता है कि आज के श्रीलंका में अवशेष क्यों हैं? मुमकिन है कि आज का श्रीलंका रावण के विशाल साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा या कॉलोनी रहा हो, जो समुद्र में डूबने से बच गया। अगर हम लंका के आकार की बात करें तो शोधानुसार 2388 ईसा पूर्व में रावण की मृत्यु के बाद लंका का कुछ अंश जलमग्न हो गया था। इस घटना के पूर्व लंका की परिधि 5120 मीटर मील थी और बाद में इसकी परिधि केवल 2992 मील रह गई। कहते हैं महावंशा के द्वितीय शासक पांडुबा, जिन्होंने 5004 से 4074 ईसा पूर्व तक शासन किया, उनके काल में दोबारा श्रीलंका का कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गया। इसके बाद श्रीलंका पर आई गंभीर विपत्ति के फलस्वरूप लंका का आकार केवल 928 मील रह गया। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, जिन्होंने सन 1293 ईस्वी में श्रीलंका की यात्रा की थी, उन्होंने इस देश के बारे में लिखा है कि यह देश परिधि में 2400 मील है, लेकिन प्राचीन काल में यह और बड़ा था। उस समय इसकी परिधि 3600 या 3800 मील थी। तो अब चलते हैं थ्योरी सी की तरफ, डीप सी मिस्ट्री और प्रतीकात्मकता। यूं तो इंसान न पूरी तरीके से अंतरिक्ष को जान पाया है और न समुद्र की गहराइयों को। समुद्र का 90 से 95% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। जहां हम पहुंच ही नहीं पाए, क्या वहां सोने की लंका के अवशेष नहीं हो सकते? जैसे भगवान कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूबी और बाद में खोजी गई, क्या रावण की भव्य लंका भी इसी गहरे गर्त यानी ट्रेंच में दफन है? सोने की भव्य लंका शायद कलयुग के मनुष्यों के लिए नहीं छोड़ी गई थी। अच्छा है जो नहीं छोड़ी गई। कुछ विद्वान इसे सिंबॉलिक ज्योग्राफी मानते हैं, जहां रावण अहंकार है और लंका उस अहंकार का किला। लेकिन ये थ्योरी उन पुरातात्विक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर देती है जो पूरी दुनिया में फैले हैं। तो आपकी क्या राय है? रावण की लंका कहाँ थी? शायद इसका जवाब हमारी सामूहिक स्मृति यानी कलेक्टिव मेमोरी और उस 95% अनछुए समुद्र की गहराइयों में छुपा हो। क्या वो लंका आज का श्रीलंका है जो सिकुड़ गया, या वो मालदीव के पास डूबा हुआ कोई महाद्वीप है, या फिर वो भारत के जंगलों का कोई अनसुना हिस्सा है? आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगती है, ए, बी या सी? क्या आपको लगता है कि आधुनिक विज्ञान एक दिन समुद्र के नीचे उस सोने की नगरी को खोज निकालेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बना रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। अगली बार हम बात करेंगे एक और अनसुलझे इतिहास की। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।